साल 1914 अगस्त का महीना चल रहा था। दुनिया जल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का धुआं आसमान काला कर रहा था। हर तरफ बर्बादी, खून और चीखें थी। लेकिन लंदन के शोर शराबे से दूर एक आदमी की आंखों में एक अलग ही जंग चल रही थी। उसका दुश्मन कोई देश या सेना नहीं थी। उसका दुश्मन था कुदरत का सबसे भयानक रूप, बर्फ, सन्नाटा और मौत। उस इंसान का नाम था अर्नेस्ट शेकल्टन। शेकल्टन का सपना कोई आम सपना नहीं था। वो सिर्फ अंटार्कटिका के किनारे पर झंडा गाड़कर वापस नहीं आना चाहता था। वो चाहता था इस सफ़ेद रेगिस्तान को, उस बर्फीले नरक को एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पार करना। 3000 किलोमीटर का वो सफ़र जहां हवा भी जम जाती है। अखबारों ने हेडलाइन छापी, लगता है शेकल्टन पागल हो गया है। कई जानकारों ने कहा यह करना आत्महत्या है। लेकिन शेकल्टन को समझदार लोग नहीं चाहिए थे। उसे चाहिए थे वो लोग जिनके अंदर जीने से ज़्यादा कुछ कर गुजरने की आग हो। अब इस यात्रा के लिए उसे कुछ लोग चाहिए थे। तो उसने अखबार में एक एड दिया जिसने सबको चौंका दिया। खतरनाक सफ़र के लिए आदमी चाहिए, न तनख्वाह, कड़ाके की ठंड और महीनों का अंधेरा। जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर लौटे तो इज्जत और शोहरत मिलेगी। कोई भी समझदार इंसान इसे पढ़कर पन्ना पलट देता। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, इस मौत के निमंत्रण पर 5000 लोगों ने अर्जी भेजी। 5000 पागल जो सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। शेकल्टन ने उनमें से सिर्फ 27 लोगों को चुना, जिनमें वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, नाविक थे और एक आदमी जिसका नाम लियोनार्ड हसी था, जिसका काम सिर्फ बेजो बजाना और लोगों का मनोरंजन करना था। अब इस सफ़र के लिए इस जहाज का नाम रखा गया एंड्योरेंस। नाम एक भविष्यवाणी थी, क्योंकि आने वाले वक्त में उन्हें इसी शक्तिशाली की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। जब एंड्योरेंस ने इंग्लैंड का पोर्ट छोड़ा तो लहरें शांत थी। क्रू के लोग डेक पर हंसी मजाक कर रहे थे। किसी को अपनी मंगेतर की याद आ रही थी, तो कोई अपनी माँ की दी हुई ऊनी जर्सी को सीने से लगाकर बैठा था। उन्हें लगा ये एक रोमांचक ट्रिप होगी। लेकिन जैसे जैसे जहाज नक्शे के नीचे साउथ की ओर बढ़ा, दुनिया बदलने लगी। फिर समय आया 5 दिसंबर 1914 का। वो इंसानियत की आखिरी चौकी पर पहुंचे, साउथ जॉर्जिया आइलैंड। यहाँ के लोग व्हेल का शिकार करते थे। वे इस समुद्र की रग रग से वाकिफ थे। उन पुराने तजुर्बेकार नाविकों ने शेकल्टन की आंखों में देखा और सिर्फ एक बात कही, बॉस, इस साल बर्फ का मिजाज ठीक नहीं है। समुद्र जैसे किसी का इंतजार कर रहा है, मत जाओ। शेकल्टन खामोश था। उसे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन हवा की नहीं, बल्कि उस डर की जो नाविकों की आवाज़ में था। पर अब पीछे मुड़ने का मतलब था हार, और शेकल्टन हारने के लिए नहीं बना था। उसने आदेश दिया, लंगर उठाओ, हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही उन्होंने साउथ जॉर्जिया को पीछे छोड़ा, नरक का दरवाज़ा खुल गया। आसमान का रंग ग्रे से काला हो गया। हवाएं ऐसी जो चमड़ी को भी काट दे। और फिर उन्होंने उसे देखा जिसका शेकल्टन को डर था। पैक आइस, मीलों तक फैली तैरती हुई बर्फ की विशाल चट्टानें। ये सिर्फ बर्फ के टुकड़े नहीं थे, ये एक भूल भुलैया थी, एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे कसता जा रहा था। अब उनका जहाज पानी में नहीं, बल्कि एक सफ़ेद पिंजरे की तरफ बढ़ रहा था। जनवरी 1915। पिछले कुछ हफ्तों से उनका जहाज किसी योद्धा की तरह लड़ रहा था। वो बर्फ से टकराता, रास्ता बनाता और आगे बढ़ता। लेकिन ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। इंसान ने लकड़ी और लोहे से जहाज तो बनाया था, लेकिन कुदरत ने अरबों टन बर्फ का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसका कोई अंत नहीं था। तापमान गिरता जा रहा था और जैसे जैसे ठंड बढ़ी, समंदर गाढ़ा होने लगा। 18 जनवरी की सुबह जहाज की रफ्तार धीमी पड़ गई। बर्फ ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक वैसे ही जैसे एक अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है। 19 जनवरी शाम के 5 बजे ब्रिज से एक आदेश आया, इंजन बंद कर दो। और फिर वो हुआ जिससे हर नाविक डरता है, सन्नाटा। पिछले कई हफ्तों से जहाज का इंजन उन 28 लोगों के लिए सिर्फ मशीन नहीं था, वो उनकी धड़कन थी। वो शोर उन्हें यकीन दिलाता था कि वो जिंदा है, वो चल रहे हैं, वो घर जा सकते हैं। लेकिन अब वो धड़कन रुक गई। जहाज के डॉक्टर मैकलिन ने अपनी डायरी में लिखा, वो सन्नाटा कानों को चुभने वाला था। अचानक हमें एहसास हुआ कि हम दुनिया से कितना कट चुके हैं। अब वहाँ सिर्फ हवा की साएं थी और कभी कभी बर्फ की छिटकने की डरावनी आवाज़ें। एंड्योरेंस अब जहाज नहीं रहा था। वो अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद रेगिस्तान में फंसा, लकड़ी का एक बेजान टुकड़ा बन गया था। रात होते होते हकीकत सबके सामने थी। वो तैर नहीं रहे थे, वो जम चुके थे।
सेकल्टन डेक पर खड़ा था, अपने सिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए। उसे पता था कि यह कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। अंटार्कटिका की सर्दी आने वाली थी, यानी महीनों का अंधेरा। हजारों मील दूर लंदन में लोग सोच रहे थे कि जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ दुनिया के आखिरी किनारे पर 28 लोग समय के कैद में फंस चुके थे। उनके पास अब सिर्फ 2 चीज़ें थी, उम्मीद और एक दूसरे का साथ। लेकिन क्या इतना काफ़ी था? क्योंकि बर्फ़ अभी अपना असली खेल दिखाने वाली थी। मई 1915, जैसे जैसे अंटार्कटिका की सर्दी गहराने लगी, एक और घटना घटी। सूरज डूब गया और फिर अगले 4 महीने तक वो दोबारा नहीं निकला। अब वहाँ सिर्फ रात थी, 24 घंटे रात। तापमान -40 डिग्री तक गिर गया। अब उनका असली दुश्मन बर्फ़ नहीं थी, उनका असली दुश्मन था उनका अपना दिमाग। जब आप एक ही जगह पर उन्हीं चेहरों के साथ महीनों तक बंद रहते हैं तो दीवारें काटने को दौड़ती है। अब समय काटना किसी सज़ा से कम नहीं था, लेकिन इंसानी रूह को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जब बाहर सिर्फ मौत का सन्नाटा था तो सेकल्टन के आदमियों ने वहाँ जिंदगी ढूंढ ली। एक बार सोच कर देखिए, दुनिया के सबसे अकेले कोने में जमे हुए समुद्र के ऊपर फुटबॉल खेला जा रहा था। ये उनके लिए खुद को याद दिलाने का तरीका था कि वो अभी जिंदा है। उनके पास 69 कुत्ते थे। ये कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं, उनके साथी बन गए थे। शेक्सपियर, सैमसंग, हेरक्यूलिस, हर कुत्ते का नाम था, एक पहचान थी। बर्फ पर उनकी दौड़ होती थी। उस गुप्त अंधेरे में जब वो दौड़ते थे तो उनकी सांसों से निकलने वाली भाप ही रोशनी जैसी लगती थी। जहाज के अंदर उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। उन्होंने जहाज के बीचों बीच एक कमरा बनाया और मजाक में उसका नाम रखा द रिड्ज। ये लंदन का एक आलीशान होटल है। सेकल्टन, जिसे सब बॉस कहते थे, वो जानता था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए वहाँ हर शाम महफिल सजती थी, गाने गाए जाते थे, नाटकों का मंच होता था। लियोनार्ड हंसी का बेजो कभी नहीं रुकता था। लेकिन इसी हंसी मजाक के पीछे सेकल्टन की पैनी नज़र थी। वो देख रहा था कि कौन डिप्रेशन में जा रहा है, किसका हौसला टूट रहा है। अगर 2 लोगों में झगड़ा होता तो सेकल्टन चुपके से उनकी ड्यूटी बदल देता। उसने सिर्फ राशन नहीं बांटा, उसने उम्मीद बांटी। सितंबर आया, सूरज की पहली किरण वापस लौटने वाली थी। सबको लगा कि बुरा वक्त बीत गया, वसंत आएगा, बर्फ पिघलेगी और वो घर जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंटार्कटिका में वसंत का मतलब राहत नहीं होता। वसंत का मतलब होता है हलचल। बर्फ पिघल नहीं रही थी, वो करवट बदल रही थी, और इसी करवट में इंड्योरेंस की पसलियां टूटने वाली थी। खेल का समय खत्म हो चुका था, अब तबाही का समय था। अक्टूबर 1915, कुदरत ने अपना खेल शुरू कर दिया था। लाखों टन बर्फ की चट्टानें धीरे धीरे जहाज की तरफ बढ़ रही थी। ये दबाव इतना ज्यादा था कि लोहे की मोटी प्लेट भी कागज की तरह मुड़ जाए। अब क्रू मेंबर्स रात को सो नहीं पा रहे थे क्योंकि जहाज रो रहा था। लकड़ी के चरमराने की आवाजें ऐसी थी जैसे कोई जिंदा जानवर दर्द से तड़प रहा है। 24 अक्टूबर को बर्फ ने जहाज को पूरी तरीके से जकड़ लिया और उसे मोड़ना शुरू कर दिया। डेक के तख्ते उखड़ने लगे, लोहे की रेलिंग मुड़ गई, जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया। 3 दिन तक उन 28 लोगों ने मौत से कुश्ती लड़ी। वे -25 डिग्री में कमर तक ठंडे पानी में खड़े होकर पंप चलाते रहे। हाथ सुन्न हो गए थे, शरीर कांप रहे थे, लेकिन वो अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 27 अक्टूबर की शाम सब खत्म हो गया। शाम के 5 बजे एक भयानक धमाका हुआ। बर्फ ने एंड्योरेंस को कुचल दिया था। सेकल्टन ने डेक पर खड़े होकर उस तबाही को देखा। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन आंखों में गहरा दर्द था। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और वो आदेश दिया जो कोई कप्तान कभी नहीं देना चाहता। वो जा रहा है लड़कों, अब उतरने का वक्त आ गया है। वो एक हार्ट ब्रेकिंग टाइम था। जिस जहाज ने उन्हें 1 साल तक माँ की तरह अपनी गोद में सुरक्षित रखा, अब वो उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। उन्होंने अपना सामान उठाया और जहाज से कुछ दूर बर्फ पर अपना तंबू गाड़ दिया। उस रात वो नाविक नहीं थे, वो अनाथ थे, दुनिया के सबसे खतरनाक महाद्वीप पर बिना किसी छत के। उस रात जब वो अपने पतले स्लीपिंग बैग में लौटे तो उन्हें नींद नहीं आई। जहाज के अंदर की वो गर्माहट, वो द राइज की महफिलें, सब एक सपना बनकर रह गई थी। अब उनके और मौत के बीच में सिर्फ कैनवास का एक पतला सा कपड़ा था और नीचे 6000 फीट गहरा ठंडा समुंदर। 30 अक्टूबर 1915, जहाज टूटने के बाद सेकल्टन के पास 2 रास्ते थे। यहीं रुककर मरने का इंतजार करे या फिर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों को पैदल पार करे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। नज़दीकी जमीन पोलेट आइलैंड थी।
जो वहां से 346 मील दूर थी। लेकिन उनके पास चलने के लिए सिर्फ पैर नहीं थे, उनके पास थी 3 भारी लाइफ बोट्स, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो जमीन पर पहुंच भी गए तो बिना नावों के वो वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो प्लान बना बर्फ के ऊपर नावें घसीट कर ले जाने का। ये कोई आम सफर नहीं था। बर्फ का मैदान फ्लैट नहीं था, वो बर्फ की नोकीली दीवारें जो 2-2 मंजिली ऊंची थी उनसे भरा हुआ था। उन्हें हर कदम पर नावों को उठाना पड़ता, धकेलना पड़ता और खींचना पड़ता। एक नाव का वजन लगभग 1 टन था। ये नाविक अब नाविक नहीं थे, ये बोझ ढोने वाले जानवर बन गए थे। उनके फेफड़े ठंडी हवा से जल रहे थे, उनके कपड़े पसीने से भीग जाते और जैसे ही वो रुकते वो पसीना कपड़ों के अंदर जम जाता और उन्हें बर्फ की जैकेट पहना देता। 3 दिन की जानलेवा मेहनत, खून पसीना और टूटी हुई हिम्मत। और जब शेकल्टन ने हिसाब लगाया कि वो कितना आगे बढ़े हैं तो उसका दिल बैठ गया। वो सिर्फ 2 मील दूर यानी 3 किलोमीटर ही चल पाए थे। 346 मील का सफर और रफ्तार 1 मील प्रतिदिन से भी कम। और ये अंटार्कटिका की बर्फ की चट्टान उन्हें उल्टी दिशा में बहाकर ले जा रही थी। वो जितना आगे चलते बर्फ उन्हें उतना ही पीछे धकेल देती। कुदरत उनके साथ क्रूर मजाक कर रही थी। शेकल्टन समझ गया ये लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसने कड़वा घूंट पिया और आदेश दिया, टेंट लगाओ, हम और आगे नहीं जा सकते। और उन्होंने उस जगह का नाम रखा ओशियन कैंप। अब कोई मार्च नहीं होगा, अब सिर्फ एक चीज होगी जो मौत से भी बेहतर है, इंतजार। जनवरी 1916। ओशियन कैंप में दिन हफ्ते महीने में बदल रहे थे। राशन खत्म हो रहा था। पेंगुइन्स और सील अब दिखना बंद हो गए थे। भूख एक ऐसा राक्षस है जो इंसान की सोच बदल देता है। शुरुआत में वो खाने के स्वाद की बातें करते थे, अब वो सिर्फ क्वांटिटी की बातें करते थे। शेकल्टन देख रहा था कि उसके आदमी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन कैंप में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बहुत भूख लग रही थी। उनके कुत्ते और इंसान दोनों एक ही राशन पर जिंदा थे। कुत्तों को जिंदा रखने के लिए सील का मांस चाहिए था, लेकिन अब वो मांस इंसानों को जिंदा रखने के लिए जरूरी था। अब ये समय बहुत क्रूर था। कुत्ते खाना खा रहे थे, वो खाना जो शायद कल किसी नाविक की जान बचा सकता था। शेकल्टन बोला, अब कोई रास्ता नहीं है, हमें बाकी टीम को बचाने के लिए जानवरों को मारना होगा। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उन दोस्तों को मारने का फैसला था जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाया था। वो दिन कैंप के इतिहास का सबसे काला दिन था। एक एक करके कुत्तों को टेंट के पीछे ले जाया गया। सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला मंजर था हैरी मैकनिस और उनकी बिल्ली मिसेज चिप्पी का। वो बिल्ली जहाज की जान थी, हैरी मैकनिस के कंधे पर बैठी थी। जब शेकल्टन ने उसे मारने का आदेश दिया तो इस बात को लेकर मैकनिस शेकल्टन से रूठ गए। उसने बिल्ली को आखिरी बार खाना खिलाया, उसे प्यार किया और फिर उस शाम कैंप में कोई नहीं बोला। गोली की हर आवाज के साथ उन आदमियों के अंदर कुछ मर रहा था। वे सिर्फ अब नाविक नहीं रह गए थे, उन्होंने अपनी इंसानियत का एक हिस्सा उस बर्फ में दफन कर दिया था। और फिर भूख ने उनसे वो करवाया जिसकी कल्पना भी पाप लगती है। राशन खत्म हो चुका था। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने वही खाया जिसे उन्होंने मारा था। वो अपने प्यारे कुत्तों का मांस खाने पर मजबूर हो गए। शेकल्टन कहता है कि एक आदमी का फर्ज है कि वो जिंदा रहे, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब कीमत चुका दी गई थी। अब उनके पास ना तो जहाज था, ना कुत्ते, ना उम्मीद, सिर्फ 3 छोटी नावें थी और सामने था दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर। 9 अप्रैल 1916 रात के 11 बजे सब सो रहे थे। अचानक एक धमाका हुआ जिसने सबको नींद से जगा दिया। ये कोई सपना नहीं था। जिस बर्फ की परत पर उनका टेंट लगा था वो ठीक उनके पैरों के नीचे से फट गई थी। शेकल्टन चिल्लाया, बोट्स तैयार करो जल्दी। बर्फ का वो टुकड़ा जो महीनों से उनका घर था अब उन्हें मारने को तुला था। उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। सामान छोड़ो, टेंट छोड़ो, सिर्फ जान बचाओ। 3 छोटी नावें, जेम्स कैर्ड, डडली कोकर और स्टैनकॉम्ब विल्स। अब ये 3 लकड़ी के टुकड़े ही उनकी दुनिया थी। जैसे ही नावें पानी में उतरी उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो कितने छोटे हैं। अंटार्कटिका का समुद्र शांत नहीं था, वो भूखा था। लहरें नावों के ऊपर से जा रही थी। पानी का तापमान इतना कम था कि अगर कोई उसमें गिरता तो 2 मिनट में उसका दिल धड़कना बंद कर देता। शेकल्टन ने आखिरी नाव में छलांग लगाई। उसने पीछे मुड़कर देखा जहां उनका कैंप था। वहां अब सिर्फ काला पानी और तैरते हुए बर्फ के टुकड़े थे। जमीन गायब हो चुकी थी। अब शुरू हुआ 7 दिनों का वो सफ़र जिसे इतिहासकार ओपन बोट जर्नी कहते हैं। ये सफ़र नहीं, ये टॉर्चर था। वे दिन रात भीगे रहते थे, कपड़े शरीर पर जम जाते थे। सोने की कोई जगह नहीं थी। अगर कोई सोता तो शायद वो दोबारा कभी नहीं उठता। अब सबसे बड़ी मुसीबत ठंड नहीं थी,
सबसे बड़ी मुसीबत थी प्यास। उनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था। चारों तरफ समंदर था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं। वे बर्फ के टुकड़े चूस रहे थे, लेकिन नमक ने उनकी जीभ सुझा दी थी। गले सूजकर बंद हो रहे थे। 15 अप्रैल 1916, 7 दिन तक मौत से आंख मिचौली खेलने के बाद उन्हें कुछ काला और सख्त दिखाई दिया। बर्फ नहीं, चट्टान। वो एलिफेंट आइलैंड था। 497 दिनों के बाद उनकी आंखों ने ठोस जमीन देखी थी। वो खुशी से चिल्लाए नहीं, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वे बस रो पड़े। वे किनारे पर गिर पड़े। उन्होंने ज़मीन को चूम लिया, उन्होंने पत्थर को गले लगा लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलिफेंट आइलैंड कोई स्वर्ग नहीं था। वो एक वीरान बंजर चट्टान थी जहाँ से कोई भी जहाज नहीं गुजरता था। वे बच तो गए थे, लेकिन वो अभी भी दुनिया के नक्शे से गायब थे। एलिफेंट आइलैंड पर कुछ दिन बिताने के बाद शेकल्टन को एक भयानक सच समझ आ गया था। यहाँ कोई नहीं आएगा। दुनिया को लगा कि वो मर चुके हैं। बचने का सिर्फ एक रास्ता था, उन्हें खुद मदद लेने जाना होगा। मंजिल साउथ जॉर्जिया आइलैंड। दूरी थी 1300 किलोमीटर। रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर, द डार्क पैसेज। शेकल्टन ने अपनी सबसे अच्छी लाइफ बोट जेम्स कैड को चुना। ये सिर्फ 22 फीट लंबी थी। कारपेंटर हैरी मैकनेस ने पुराने बक्सों और कैनवास से नाव को ढकने की कोशिश की। जब ये तैयार हुई तो ये नाव कम और एक तैरता हुआ ताबूत ज़्यादा लग रही थी। शेकल्टन ने अपने साथ 5 सबसे मजबूत लोगों को चुना, जिसमें नेविगेटर वर्सली और टिम क्रीन शामिल थे। बाकी 22 लोगों को वहीं विरान टापू पर रुकना था। विदाई का वो पल बहुत भारी था। जो लोग रुक रहे थे वो जानते थे कि अगर शेकल्टन डूब गए तो वो भी भूख और ठंड से वहीं मर जाएंगे। शेकल्टन ही उनकी आखिरी उम्मीद था। जैसे ही नाव लहरों से ओझल हुई, पीछे खड़े लोगों ने हाथ हिलाना बंद कर दिया। अब उनकी जिंदगी उस छोटी सी लकड़ी की नाव के भरोसे थी। जैसे ही वो खुले समुद्र में आए, नरक टूट पड़ा। यहाँ लहरें किसी पहाड़ जितनी ऊंची थी। इन लहरों को नाविक केप हॉर्न रोल्स कहते हैं। वो दिन रात हिचकोले खा रही थी। उनके कपड़े भीग चुके थे, स्लीपिंग बैग गीले थे, पीने का पानी खारा हो गया था। वर्सली जो नेविगेटर था, उसे सूरज देखने को नहीं मिल रहा था। वो अंदाजे से नाव चला रहा था। एक छोटी सी गलती और वो साउथ जॉर्जिया से चूक जाते और इस विशाल समंदर में खो जाते। यात्रा के 11वें दिन आधी रात को शेकल्टन को कुछ दिखा। उसने आसमान में बादलों के बीच एक सफेद लकीर देखी। उसे लगा कि तूफान छट रहा है और चांद निकल रहा है। उसने अपने साथियों को आवाज दी, लड़कों खुश हो जाओ, आसमान साफ हो रहा है। लेकिन एक पल बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चांद की रोशनी नहीं थी, वो जहाज से भरी एक विशाल लहर थी जो आसमान को छू रही थी। शेकल्टन बस इतना चिल्ला पाया, पकड़ के रखो, ये आ गई। लाखों टन पानी नाव पर गिरा। नाव पूरी तरह पानी में डूब गई। सांसें रुक गई। उन्हें लगा कि अब मौत आ गई, लेकिन जेम्स नहीं डूबे। वो लहर से भी बच निकले। 8 मई 1916, 16 दिनों के जानलेवा संघर्ष के बाद उन्हें साउथ जॉर्जिया आइलैंड की काली चट्टानें दिखी। वे प्यास से मर रहे थे। उनकी जीभ सूजकर काली पड़ गई थी। वे इतने कमजोर थे कि नाव को खींचकर किनारे पर भी नहीं ला पा रहे थे। लेकिन जब उनके पैर जमीन पर पड़े तो उन्हें यकीन हो गया। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उन्होंने 1300 किलोमीटर का मौत का समंदर पार कर लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। किस्मत का एक और भद्दा मजाक बाकी था। वे टापू के गलत किनारे पर उतरे थे। इंसानी बस्ती पहाड़ के उस पार थी और बीच में थे बर्फ से ढके नोकीले पहाड़ जिन्हें आज तक किसी ने पार नहीं किया था। मई 1916, नाव का सफर खत्म हुआ था, लेकिन मौत अभी भी पीछा कर रही थी। मदद पाने के लिए उन्हें साउथ जॉर्जिया के अनजान ग्लेशियर को पार करना था। अब इन 5 में से 3 आदमी 36 घंटे लगातार बिना सोए, क्योंकि अगर वो बर्फ पर सो जाते तो वो हमेशा के लिए सो जाते। रास्ते में एक ऐसा पल आया जब वो ऊंची चोटी पर फंस गए। नीचे कोहरा था और रात हो रही थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। तब शेकल्टन ने वो किया जिसे पागलपन कहा जाएगा। उसने कहा, हम बर्फ से नीचे फिसलेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और 2000 फीट नीचे अंधेरे में छलांग लगा दी। किस्मत ने उन्हें फिर बचाया। वो कोमल बर्फ पर गिरे। बाद में तीनों ने कहा, उस यात्रा में उन्हें ऐसा लगा कि वो 3 नहीं थे बल्कि 4 थे। कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही थी। सुबह के 7 बजे हवा में एक आवाज़ गूंजी, व्हेलिंग स्टेशन की सिटी। ये पिछले 2 सालों में सुनी गई सभ्यता की पहली आवाज़ थी। जब ये 3 जंगली जैसे दिखने वाले आदमी स्टेशन मैनेजर के दफ्तर में घुसे तो वहाँ सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम कौन हो? शेकल्टन की आवाज़ फटी हुई थी, लेकिन उसमें गर्व था। उसने कहा, मेरा नाम शेकल्टन है। मैनेजर पहचान गया और रो पड़ा। अब शेकल्टन खुद तो बच गया था, लेकिन उसकी आत्मा एलिफेंट आइलैंड पर अटकी हुई थी।
4 महीने बीत चुके थे। उसे डर था कि वहाँ पर अब तक कोई जिंदा नहीं बचा होगा। फिर 30 अगस्त 1916 को एक रेस्क्यू जहाज येल्चो एलिफेंट आइलैंड के लिए रवाना हुआ। जैसे ही जहाज आइलैंड के करीब पहुंचा, उसने दूरबीन आंखों पर लगाई। किनारों पर कुछ हलचल थी, छोटे छोटे बिंदु हिल रहे थे और सेकल्टन ने गिनती करना शुरू कर दी। उसकी सांसें अटकी हुई थी। सेकल्टन पलटा और चिल्लाया, 22 के 22 लोग जिंदा है। 2 साल, एक जहाज का टूटना, 300 मील का सफर, भूख, प्यास और मौत। 22 के 22 लोग जिंदा थे। लेकिन सेकल्टन ने अपना वादा निभाया। उसने एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। अर्नेस्ट सेकल्टन अंटार्कटिका को पार करने में फेल हो गए। वो जिस मकसद से गए थे वो पूरा नहीं हुआ। इतिहास की नज़र में ये एक असफल मिशन था। लेकिन आज 100 साल बाद हम सेकल्टन को उसकी हार के लिए नहीं जानते। हम जानते हैं उन्हें उस जीत के लिए जो उन्होंने मौत के मुंह से छीनी थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ जीतना जानता हो, बल्कि वो है जो अंधेरे में भी दूसरे के लिए मसाल बनाकर खड़ा रहे। अब दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका की सर्वाइवल की बहुत खतरनाक कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।